नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं साल 1930 में। ये वो साल था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। आज हम इसी ऐतिहासिक साल की एक-एक घटना को गहराई से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। 1930 के इस सफर को हम 5 अहम पड़ावों में समझेंगे। शुरुआत होगी पूर्ण स्वराज्य की घोषणा से, फिर देखेंगे नमक सत्याग्रह का आरंभ कैसे हुआ, इसके बाद राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा की लहर, फिर ब्रिटिश दमन और उसके जवाब में विद्रोह, और आखिर में राजनैतिक बातचीत और भविष्य की राह पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साल की शुरुआत की। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घोषणा के साथ हुई जिसने पूरे देश में आज़ादी की एक नई लहर दौड़ा दी। साल की शुरुआत में ही दो बहुत बड़ी बातें हुईं। एक तरफ 26 जनवरी को कांग्रेस के कहने पर पूरे भारत ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। ये एक ऐलान था कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और दूसरी तरफ ठीक एक महीने बाद 28 फरवरी को सर सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब एक तरफ राजनीतिक आज़ादी की गूंज थी तो दूसरी तरफ भारत का नाम दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में रोशन हो रहा था। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने देखते ही देखते पूरे देश में अवज्ञा की आग फैला दी। ये था नमक सत्याग्रह का आगाज। 2 मार्च को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगें रखीं। पर ये सिर्फ मांगें नहीं थीं, ये एक तरह का अल्टीमेटम था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अब टकराव तय था। और फिर वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई जिसकी तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। 12 मार्च को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ 200 मील लंबे सफर पर निकल पड़े। 5 अप्रैल को ये काफिला हजारों लोगों के साथ दांडी गांव पहुंचा और आखिरकार 6 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ दिया। बस यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो गई। दांडी में तोड़ी गई वो एक चुटकी नमक असल में पूरे भारत के लिए एक संदेश था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। दिलचस्प बात यह है कि ये आंदोलन सिर्फ दांडी तक ही सीमित नहीं रहा। देश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई दी। जैसे 13 अप्रैल को मालाबार में के केलप्पन के नेतृत्व में लोग कालीकट से पय्यानूर तक चले, तो वहीं 30 अप्रैल को वेदारण्यम में सी राजगोपालाचारी में त्रिचुरापल्ली से वेदारण्यम तक मार्च का नेतृत्व किया। मई 1930 आते आते ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उन्होंने असम में छात्रों को आंदोलन से दूर रखने के लिए कनिंघम सर्कुलर जारी किया। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस सर्कुलर ने आग में घी का काम किया और छात्रों ने और भी बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे जैसे आंदोलन की आग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार का दमन और भी क्रूर होता गया। लेकिन जितना दमन बढ़ता, विद्रोह की आग उतनी ही और भड़क उठती। इसी दौर में एक बहुत ही साहसी क्रांतिकारी घटना हुई, चटगांव शस्त्रागार छापा। इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला कदम, 18 अप्रैल को सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने शस्त्रागार पर हमला बोल दिया। दूसरा कदम, 22 अप्रैल को जलालाबाद पहाड़ी पर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। और तीसरा कदम, 24 अप्रैल को सदरघाट मुठभेड़ में अमरेंद्र नंदी ने अपनी शहादत दी। अब परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है, तो एक मेमोरी हुक याद रखिए। सूर्य सेन का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए चटगांव शस्त्रागार छापा। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। 23 अप्रैल को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। वहां खुदाई खिदमतगारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई जिसमें करीब 230 लोग मारे गए। लेकिन इसी नरसंहार के बीच देशभक्ति की एक मिसाल भी देखने को मिली, और ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के भारतीय सैनिकों ने अपने ही निहत्थे देशवासियों पर गोली चलाने के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया था। मई के महीने में भी हलचल कम नहीं हुई। 4-5 मई की रात को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो धरसाना में एक बड़े छापे की योजना बना रहे थे। उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया। और इसी महीने भारत के संवैधानिक सुधारों पर बनी साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई। गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन थमा नहीं बल्कि और तेज हो गया। 21 मई को धरसाना में सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में करीब 2,500 शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। नतीजा ये हुआ कि 320 लोग बुरी तरह जख्मी हुए और 2 लोगों की जान चली गई।
और हाँ, एक और परीक्षा उपयोगी तथ्य है। एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने इस पूरी क्रूरता को अपनी आंखों से देखा और दुनिया भर में इसकी रिपोर्टिंग की। वेब मिलर ने लिखा था, रिपोर्टिंग के 18 सालों में मैंने धरसाना जैसे भयावह दृश्य कभी नहीं देखे। उनके इन शब्दों ने दुनिया का ध्यान भारत में हो रहे अत्याचार की ओर खींचा। लेकिन ब्रिटिश दमन का यह सिलसिला रुका नहीं। 26 मई को टक्कर नरसंहार में मर्दान में 20 बेगुनाह मारे गए। 31 मई को पेशावर के गोरखत्री में एक शांतिपूर्ण जनाजे पर गोलीबारी हुई, जिसमें 12 और लोग शहीद हो गए। और 24 अगस्त को तो हद ही हो गई, जब स्पिन तंगी में वजीरी कबायली नेताओं के प्रदर्शन पर मशीन गन से गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 70 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए। क्रांतिकारी मोर्चे पर भी गतिविधियां जारी थीं। 28 जून को चटगांव विद्रोह के एक बड़े नेता अनंत सिंह ने कलकत्ता में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं 1 सितंबर को चंदन नगर में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें गणेश घोष, आनंद गुप्ता और लोकनाथ बल पकड़े गए, जबकि उनके साथी जीवन घोषाल शहीद हो गए। इतना संघर्ष और बलिदान देखने के बाद साल के अंत तक आते आते आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। अब जोर आजमाइश के साथ साथ राजनैतिक बातचीत का दौर भी शुरू होने वाला था। साल के अंत में ब्रिटिश सरकार ने बातचीत की एक कोशिश की। अक्टूबर-नवंबर में लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन हुई, जिसका उद्घाटन खुद किंग जॉर्ज पंचम ने किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने की। भारत से 73 प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन सबसे बड़ी और अहम पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया। जाहिर है, कांग्रेस के बिना ये सम्मेलन अधूरा था। साल के बिल्कुल आखिर में 2 समानांतर राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तरफ 28 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी बातचीत के लिए ब्रिटेन रवाना हुए, तो दूसरी तरफ 29-30 दिसंबर को मुस्लिम लीग के अधिवेशन में डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने पहली बार एक स्वायत्त मुस्लिम राज्य की मांग रख दी। चलिए इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। 29-30 दिसंबर को मुस्लिम लीग का 21वां अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, और परीक्षा के लिहाज से ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक स्वायत्त मुस्लिम राज्य बनाने की मांग रखी। ये वो विचार था जिसने आगे चलकर भारत की राजनीति और भूगोल दोनों को बदल दिया। और इस घटना भरे साल का अंत भी एक क्रांतिकारी कार्यवाही के साथ ही हुआ। 30 दिसंबर को चांदपुर स्टेशन पर क्रांतिकारियों रामकृष्ण विश्वास और कालीपत चक्रवर्ती ने पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या कर दी। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फॉर कास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।